नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है कि कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, धीरे धीरे शासक बन बैठी और उसने भारत के पूरे संवैधानिक भविष्य की नींव रख दी। देखिए, ये एक लाइन ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे सफर को बयां कर देती है। सोचिए, 1600 में जब वो आए थे तो उनका इरादा सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करना था। लेकिन देखते देखते हालात ऐसे बदले कि वो पूरे देश की किस्मत लिखने लगे। तो इस पूरे सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे कि कैसे कंपनी एक ट्रेडर से टैक्स कलेक्टर बनी, फिर देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने उस पर लगाम कसी, और आखिर में जानेंगे कि कैसे सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वो आया 1764 में, बक्सर की लड़ाई। इस एक जंग ने सब कुछ बदल दिया। सत्ता का पूरा खेल ही पलट गया। और लड़ाई के ठीक बाद 1765 में कंपनी को मिले दीवानी अधिकार। अब ये दीवानी अधिकार क्या थे? सीधे शब्दों में कहें तो टैक्स वसूलने का अधिकार। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा पैसा, सारा रेवेन्यू अब कंपनी की जेब में जाएगा। मजे की बात यह थी कि प्रशासन की जिम्मेदारी अभी भी नवाब की थी। मतलब सत्ता बिना जिम्मेदारी के, पैसा हमारा, प्रॉब्लम तुम्हारी। कुछ भी गलत हो तो नाम नवाब का और सारा मुनाफा कंपनी का। तो चलिए, एक छोटा सा सवाल। अभी अभी हमने बात की थी, वो कौन सी लड़ाई थी जिसके बाद कंपनी को ये दीवानी अधिकार मिले? सोचिए। अच्छा, अब जब कंपनी इतनी पावरफुल हो रही थी तो लंदन में बैठी ब्रिटिश संसद की चिंता बढ़ने लगी। उन्हें लगा कि ये प्राइवेट कंपनी तो हाथ से निकल रही है, और कंपनी के कर्मचारी जो भारत से लौट रहे थे वो अचानक बहुत अमीर हो रहे थे। तो यहीं से शुरू हुई कंपनी पर लगाम कसने की कहानी। और पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, पहले बंगाल का सिर्फ एक गवर्नर होता था। इस एक्ट ने उसका प्रमोशन कर दिया और उसे बना दिया गवर्नर जनरल। और इतना ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को उसके अंडर कर दिया। मतलब पहली बार एक सेंट्रल कंट्रोल बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसने एक डबल कंट्रोल सिस्टम बना दिया। मतलब अब कंपनी के दो बॉस थे। एक पुराने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के व्यापारिक मामले देखते थे, और दूसरा एक नया और ज्यादा पावरफुल बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक और सैन्य मामले देखता था। यानी सरकार ने कंपनी पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। ये डबल कंट्रोल सिस्टम एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। तो बताइए, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस एक्ट के तहत बनाया गया था? अब आते हैं चार्टर एक्ट्स पर। आप इन्हें कंपनी के 20 साला परफॉर्मेंस रिव्यू की तरह समझ सकते हैं। हर 20 साल में ब्रिटिश संसद ये तय करती थी कि कंपनी के अधिकार आगे बढ़ाए जाएं या नहीं। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हर 20 साल में कंपनी के व्यापारिक पंख काटे जा रहे थे। 1813 में उसकी मोनोपोली लगभग खत्म कर दी गई। 1833 तक तो वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह गई। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी अब पूरी तरह से सरकार बन चुकी थी। और 1853 में सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन भी शुरू हो गया। और 1833 का एक्ट सेंट्रलाइजेशन का पीक था। इसे याद रखने की एक ट्रिक है, 33, यानी ऑल 3 प्रेसिडेंसीज का एक बॉस। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया। सारी सिविल और मिलिट्री पावर एक ही आदमी के हाथ में आ गई। और ये टाइटल पाने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और फिर आया साल 1857। ये वो साल था जब सब कुछ बदल गया। 1857 के महान विद्रोह ने यह साफ कर दिया कि कंपनी का शासन अब और नहीं चल सकता। तो 1857 के बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इसका सार बस इतना है, कंपनी आउट, क्राउन इन। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और भारत पर सीधा शासन शुरू हुआ ब्रिटिश क्राउन का, यानी ब्रिटिश सरकार का। और इसी के साथ बदला टाइटल। जो पद पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाता था, वो अब बन गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय का मतलब था क्राउन का सीधा प्रतिनिधि। और लॉर्ड कैनिंग, जो आखिरी गवर्नर जनरल थे, वही भारत के पहले वाइसरॉय बने। सिर्फ टाइटल ही नहीं, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बदल दी गई। वो जो पुराना बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का डबल सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया। और उसकी जगह लंदन में एक नया कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसकी मदद के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल भी थी। 1857 के विद्रोह से अंग्रेज एक बात समझ गए थे कि भारतीयों के सहयोग के बिना भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली।
अब उन्होंने भारतीयों को धीरे धीरे शासन में शामिल करना शुरू किया। और इसकी शुरुआत हुई इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 से। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया। वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया गया। हालांकि ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे और इनके पास कोई खास पावर नहीं थी, लेकिन ये एक सांकेतिक शुरुआत थी। फिर आया 1909 का मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म और इसके साथ आया सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट। ये एक बहुत ही बड़ा और विवादास्पद कदम था। इसका मतलब था कि मुस्लिम वोटर्स सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते थे। इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को कानूनी तौर पर संस्थागत बना दिया। और इसी वजह से लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट यानी सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। उनके इस एक कदम ने भारत की राजनीति पर बहुत गहरा असर डाला। तो हमने ये पूरा सफर देखा, गवर्नर से गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और आखिर में वायसरॉय तक। तो चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो कौन सा एक्ट था जिसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर सत्ता को पूरी तरह से सेंट्रलाइज कर दिया था? सोचिए और कमेंट्स में इसका जवाब जरूर बताइए।